मेरा नाम पीहू है और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ ये हमारे परिवार के साथ मेरे बचपन में गुजरी थी। उस वक्त मैं ज़्यादा छोटी नहीं थी। उस वक्त मैं क्लास 10th में थी और मेरा बड़ा भाई कुशल वो क्लास 12th में था। मेरे मम्मी पापा और हम सभी मेरे दादा दादी के साथ रहते थे। शुरुआत में तो सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था। दादा दादी की सेहत भी बहुत ही अच्छी हुआ करती थी, पर जैसे ही वो करीब 80 साल के हो चुके थे तब दादा की और दादी की तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ने लगी थी। पर दादा वो आर्मी में थे, इसलिए वो एक्सरसाइज करते थे और सुबह शाम वॉक पर भी जाया करते थे। पर दादी अपनी सेहत का उतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखती थी। इस वजह से वो ज़्यादातर अपनी खटिया पर ही रहती थी। वो ज़्यादा हिलना डुलना नहीं कर पाती थी। हम सभी दादी का काम भाग भाग कर किया करते थे। उन्हें हम अपनी खटिया से उठने ही नहीं देते थे। पर एक समय के बाद दादी बहुत ही ज़्यादा अजीब हरकतें करने लगी थी। वो आए दिन बहुत ही ज़्यादा फ्राइड चीज़ें और मसालेदार खाना खाने लग रही थी। ज़्यादातर वो नूडल्स वगैरह की मांग किया करती थी। ये तो पूरी तरह से उल्टा हो गया था। जिन चीज़ों के लिए दादी मुझे और मेरे बड़े भाई को मना किया करती थी, अब वो वही चीज़ें खा रही थी। उनका ये मानना था कि अब शायद वो ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगी, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी ठीक से जीना चाहती थी। वो बस वही कर रही थी जो उनका मन करता था। वो टेस्टी, मसालेदार और तला हुआ खाना खाना ज़्यादा पसंद कर रही थी। हम सभी घर में बस यही बात करते थे कि उम्र की वजह से दादी अब अजीब हरकतें करने लगी है। पर 1 महीने के बाद ही हमारी दादी की मृत्यु हो गई। इसकी वजह से घर में बहुत ही ज़्यादा मायूसियत छा गई थी और दादा भी बहुत ही ज़्यादा मायूस और शांत रहने लगे थे। पर वो अपनी सेहत का ठीक से ख्याल रख रहे थे। वो रोज़ सुबह शाम वॉक करने जाया करते थे और हेल्दी खाना खाते थे। पर करीब 2 महीने के बाद ही दादाजी की हालत भी थोड़ी बहुत ख़राब होने लगी थी। अब वो भी अपनी खटिया से उठ नहीं पाते थे। जब भी उन्हें अपनी जगह से उठना होता वो मुझे और मेरे बड़े भाई को आवाज़ लगाते। फिर हम उन्हें पूरे दम लगाकर अपनी खटिया से उठाकर बैठाते। पर जब भी हम उन्हें उठाकर बैठाकर थोड़ी देर के लिए इधर उधर चले जाते तब हम वापस आकर देखते कि वो अपनी जगह से थोड़े से हिले हुए हैं। हम उनसे पूछते कि आखिर ऐसा कैसे होता है। तब वो कहते कि तुम्हारी दादी मुझे अपनी तरफ खींचती हैं, इसलिए मैं अपनी जगह से थोड़ा हिल जाता हूँ। हम उनकी ये बात सुनकर हंसी मजाक में उड़ा दिया करते थे और वो भी बड़े ही जोर से हंसा करते थे। पर जब कभी मैं उनसे अकेले इस बारे में पूछती तो वो मुझसे कहते कि तुम्हारी दादी ही मेरे साथ रहती है और वही मेरे साथ ये सब करती है। उनकी कभी कभी ये सारी बातें सुनने के बाद मैं थोड़ा सा घबरा जाती थी। पर दादाजी का अपनी जगह से यूं अचानक से हिल जाना ये सब रात के वक्त ही होता। दिन में हम उन्हें जिस जगह पर छोड़कर जाते वो उसी जगह पर बैठे हुए मिलते, क्योंकि उनके पास अब इतनी ताकत नहीं थी कि वो खुद से कहीं भी पहुंच जाएं। पर रात के वक्त वो अक्सर कभी इधर हमें मिलते तो कभी उधर। हम जैसे ही उन्हें ठीक से बैठा कर जाते उसके बाद वो वापस अपनी जगह बदल लिया करते थे। अब घर में इसी बारे में ही बातें होने लगी थी। सभी को ऐसा लग रहा था कि दादी की तरह ही अब दादाजी का भी सर फिरने लगा है। पर 2 से 4 महीने के बाद हमारे दादाजी बहुत ही ज़्यादा अजीब हरकतें करने लगे थे। वो बिल्कुल दादी की तरह ही चटपटे और तली हुई चीज़ों की मांग करने लगे थे। उन्हें भी अब नूडल्स और फास्ट फूड खाने की आदत पड़ रही थी। वो भी अब बस यही खाना खाना चाहते थे। उन्होंने अब वॉक करना भी छोड़ ही दिया था। बस अपनी खटिया में लेटे लेटे वो बस जंक फूड खा रहे थे। जब घर वाले उनसे पूछते तो वो बस यही कहते कि मेरा मन है और मैं यही खाना खाऊंगा। पर जब मैं उनसे शांति से पूछती तब वो मुझसे कहते कि तुम्हारी दादी मुझे ऐसा करने को कह रही है, ऐसा करने से मैं जल्दी ही उनके पास चला जाऊंगा। उनके कहने पर ही मैं ये सब कर रहा हूँ। वो चाहती है कि बाकी बचे काम भी मैं जल्दी से ही निपटा लूँ। पर करीब 8 से 10 महीने के बाद दादाजी की तबीयत और भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। वो बहुत ही ज़्यादा अजीब हरकतें करने लगे थे। वो घर के अपने सामानों को ऐसे ही घर वालों की तरफ बांटने लगे थे। जिन सामानों को वो घर वालों को हाथ भी लगाने नहीं दिया करते थे, आज वो घर वालों को ऐसे ही अपने सामानों को लुटा रहे थे।
ये सब देखकर मेरे पापा ने कहा था कि जिस आदमी को पता होता है कि अब वो इस दुनिया से जाने वाला है, तभी वो आदमी ऐसे हरकतें करता है और अपनी चीज़ें लोगों पर बांटने लगता है। आर्मी से मिले हुए मेडल्स भी दादाजी ने मुझे दे दिया था और कहा था कि अब ये तुम्हारा है, तुम्हें इसका जो करना है वो तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। उन्होंने अपने पैसे भी सारे के सारे पापा को दे दिए थे। अब मेरी दादी की बरसी को बस 1 ही महीना रह गया था, पर घर में अब बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ें होने लगी थी। हम दादाजी को छोड़कर जब बाहर से वापस आते थे तब घर के सारे सामान बिखरे हुए होते थे और दादाजी ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था कि उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी जगह से भी उठ सके। जब हमने इस बारे में पंडित जी को बताया तो उन्होंने कहा कि दादी की बरसी हमें जल्दी ही करनी पड़ेगी। जब इस बारे में हमने दादाजी से बात की तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े दिन की और तकलीफ है, उसके बाद ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। पहले तो हम समझ नहीं पाते थे कि हमारे दादाजी आखिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, पर हमारे इन सवालों के जवाब भी हमें बहुत जल्दी ही मिलने वाले थे। अब बरसी को सिर्फ 15 दिन ही रह गए थे, तब दादाजी बहुत अजीब सी हरकतें करने लगे थे। वो अपनी बहुत ही कीमती चीज़ें हमारे तरफ बांटने लगे थे। दादी का एक संदूक था जिसमें उनकी बहुत सारी चीज़ें थी जो दादी ने कभी बांटने के लिए नहीं रखी थी, पर दादाजी वो सारी चीज़ें हमारी तरफ बांट रहे थे। दादी के गुजर जाने के बाद किसी को भी उस संदूक को कैसे खोलना है उसके नंबर्स नहीं पता थे, दादाजी को भी नहीं पता थे। पर अब हमने देखा था कि दादाजी ने उस संदूक को भी खोल दिया था। आखिर दादाजी के पास उस संदूक के नंबर्स कहाँ से आए? ये हम सभी के लिए बड़ी हैरानी की बात थी। हम सभी अब बस यही सोचते थे कि दादाजी आखिर ये सब कैसी हरकतें कर रहे हैं, और हम सबको ये यकीन हो गया था कि पक्का घर में दादी की आत्मा तो ज़रूर है। दादाजी भी इस बात को मानते थे और वो बस यही कहते थे कि तुम्हारी दादी मुझे खींचते रहती है और कहती है कि जल्दी से मेरे पास आ जाओ। जब हम उनसे पूछते कि आखिर दादी आपको क्यों बुलाती है, ऐसा क्या काम करवाना चाहती है वो आपसे, तब वो इस बात का जवाब नहीं देते। अब लगभग बरसी का दिन आ गया था। सुबह सुबह जब चारपाई की तरफ हम गए दादाजी को उठाने के लिए, तब हमने देखा कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे थे। ये वही दिन था जब पिछले साल हमारी दादी की मृत्यु हुई थी और इस साल उसी दिन हमारे दादाजी की मृत्यु हो गई थी। मैं इन सब बातों पर तो बिल्कुल भी यकीन नहीं किया करती थी, पर जिस तरीके से मैंने अपने दादाजी को इन 1 सालों में बदलते हुए देखा था और उनकी हरकतों को देखा था, मैं अब ना चाहते हुए भी इन सभी बातों पर यकीन करने लगी थी, क्योंकि मैंने खुद ही इन सभी को अपनी आंखों से देखा था। उस वक्त जो भी हुआ हो, पर आज भी मैं और मेरा बड़ा भाई अपने दादा दादी को बहुत मिस करते हैं।